नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हम लोग भूगोल की महत्वपूर्ण श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के विभिन्न राज्यों में अध्यापक बनने के लिए बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। उसी की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी और जीआईसी लेक्चरर, बहुत सारी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसके अंतर्गत हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित में से किसे भू राजनीति का जनक कहा जाता है? दोस्तों, भू राजनीति के जनक के रूप में यदि देखा जाए तो कार्ल हासोफर को भू राजनीति का जनक कहा जाता है। इसका उत्तर आ होगा। भू राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेलन महोदय ने किया था। जेलन ने एटी महान जो थे उन्होंने सामुद्रिक शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और रेट जेल जो निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक एवं राजनीति भूगोल, मानव भूगोल के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है, इन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, इन राज्य की जैविक संकल्पना का भी प्रतिपादन किया। दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश के बीच ज्यामितीय सीमा है? दोस्तों, ज्यामितीय सीमा अगर देखा जाए तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, इसका तीसरा सही है। और इसकी ज्यामितीय सीमा जो है 38वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तर एवं दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? दोस्तों, राज्य के तत्व के रूप में जनसंख्या इसका महत्वपूर्ण तत्व है, भौगोलिक क्षेत्रफल ये भी है, और राजनीतिक संगठन ये भी है, लेकिन राजनीतिक दल ये नहीं है। दोस्तों, राजनीतिक संगठन और राजनीतिक दल में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। राजनीतिक दल जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा आदि ये चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन राजनीतिक संगठन जो होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जैसे श्रमिक संगठन, छात्र संघ, शिक्षक संघ, या वर्तमान में जो हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, किसान यूनियन, ये राजनीतिक संगठन कहलाते हैं। ये राजनीतिक संगठन अपने कार्य के लिए या यूँ कहें अपनी बात मनवाने के लिए राजनीतिक दलों पर अपना दबाव बनाते हैं, और ये अपने जन कल्याणकारी योजनाओं में जनता का सहयोग करते हैं। दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा राजनीतिक दल और राजनीतिक संगठन। यानी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, और राजनीतिक संगठन जो होते हैं वो राजनीतिक चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों, तो उत्तर इसका कौन सा होगा? राजनीतिक दल जो है ये राज्य का तत्व नहीं है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित में से कौन सा एक अनव्यकरण योग्य संसाधन है? अनव्यकरण यानी नवीकरणीय नहीं है, जो समाप्त होने वाले संसाधन है। तो दोस्तों, तरंग ऊर्जा भी है नव्यकरणीय, सौर ऊर्जा भी है और पवन ऊर्जा भी है। इसमें खनिज तेल जो है वो अनव्यकरणीय है, यह समाप्त होने वाला संसाधन है, या यूँ कहें ये परंपरागत संसाधन जो है वो खनिज तेल है, और गैर परंपरागत के अंतर्गत वो आते हैं जो नवकरणीय हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने मानव पर्यावरण संबंधों की गतिशील संकल्पना के रूप में स्थान कार्य लोक की संकल्पना का प्रतिपादन किया? दोस्तों, इसके प्रतिपादक जो थे वो थे लीपले महोदय। आगे देखते हैं। विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन की रूपरेखा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, प्राकृतिक प्रदेश और कृषि प्रदेश इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है।
प्राकृतिक प्रदेशों की यदि बात करें तो हर्बर्टसन महोदय ने इसका विभाजन सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में किया था दोस्तों। 1905 ईस्वी में हर्बर्टसन महोदय द्वारा किया गया था और इन्होंने 15 भागों में इसका विभाजन किया था, विश्व के बृहद कृषि प्रदेश 15 भागों में। और यदि कृषि प्रदेशों की बात की जाए, प्राकृतिक प्रदेशों को तो हर्बर्टसन महोदय ने किया था, और कृषि प्रदेशों की यदि बात की जाए तो हिटलसी थे। हिटलसी महोदय जो थे उन्होंने विश्व के बृहद कृषि प्रदेशों में विभाजन किया था और उन्होंने 13 भागों में किया था, 13 बृहद भागों में दोस्तों। अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन सर्वप्रथम हर्बर्टसन महोदय ने किया था और कृषि प्रदेशों का विभाजन सर्वप्रथम हिटलसी महोदय द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। बायोम या जीवोम समुच्चय है दोस्तों। बायोम या जीवोम जो समुच्चय है एक प्रदेश के एक वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति का है। इसका उत्तर दूसरा होगा। आगे देखते हैं। निम्नांकित जनगणना वर्षों में भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि आलेखित की गई। दोस्तों कई बार पूछा गया है और यह हमें लगता है कि सबको पता होना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा 1921। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं? दोस्तों गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टियाँ जो हैं वो अप्रादेशिक हैं। अप्रादेशिक के मतलब दोस्तों अजोनल। ये मिट्टियाँ जो है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई हैं, इसलिए प्रादेशिक ना होकर अप्रादेशिक है। प्रादेशिक मिट्टियाँ वो होती हैं जो मुख्य रूप से अपनी मौलिक चट्टानों द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टियाँ, वो प्रादेशिक मिट्टियाँ हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? जे होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 हो गया। प्रश्न नंबर 10। निम्नांकित में से निम्नांकित में से कौन सा एक राज्य समूह कोयले के उत्पादन का सही अवरोही क्रम है? दोस्तों कोयले के उत्पादन में तो पता होगा वो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। तो इसका उत्तर आ होगा। आगे देखते हैं। भारत में विकास की प्रादेशिक असमानता का कारण। भारत में विकास की प्रादेशिक असमानता का कारण जो है वो क्या है दोस्तों? ये देखना होगा। प्रश्न नंबर 11 है। इसकी असमानता का प्रादेशिक असमानता का कारण क्या है दोस्तों? देखते हैं। आजीविका के रूप में विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में कृषि की प्रधानता। इसका उत्तर सा होगा। यानी आजीविका के रूप में विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में कृषि की प्रधानता होने के कारण जो है असमानता हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों प्रश्न नंबर 12 असत्य कथन देखना है। हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, ये तो सत्य है बिल्कुल। अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये भी सत्य है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी सत्य है। प्रायद्वीपीय पठार कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है, ये असत्य है दोस्तों। कार्बोनिफेरस युग से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर। वान थ्योनेन द्वारा प्रस्तावित भूमि उपयोग के सकेंद्रीय वलयों में निम्नांकित में से कौन सा एक केंद्रीय नगर के ठीक बाद रखा गया है? दोस्तों वान थ्योनेन
ने जो है प्रमुख रूप से 6 संकेंद्रीय पेटियों का निर्धारण किया था। उनमें से केंद्रीय नगर के ठीक बाद जो उन्होंने रखा था वो ट्रक फार्मिंग थी। ट्रक फार्मिंग के मतलब वो इसके अंतर्गत साग सब्जी या दूध आदि जो तुरंत खराब होने वाली वस्तुएं जो थीं वो ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत आती हैं, जो केंद्रीय नगर के ठीक बाद जो है उन्होंने इसको रखा था। दोस्तों दूसरी पेटी जो वान थ्यूनेन की थी उसमें उन्होंने मुख्य रूप से ईंधन, दूसरी पेटी में क्या रखा था, ईंधन या लकड़ी, इमारती लकड़ी को रखा था। और तीसरी पेटी में दोस्तों क्या रखा था उन्होंने, तीसरी पेटी में रखा था मुख्य रूप से अनाज, यानी तीसरी पेटी में अनाज उत्पादन रखा था जिसमें प्रति भूमि नहीं छोड़ी जानी है, प्रति भूमि नहीं छोड़ी जानी है, नहीं छोड़ना है दोस्तों। और चौथी पेटी में उन्होंने मुख्य रूप से अनाज उत्पादन ही रखा था और जिसमें प्रति भूमि 14% प्रति भूमि को छोड़ा जाना है। यानी चौथी पेटी में भी अनाज उत्पादन था लेकिन इसमें प्रति भूमि को छोड़ा जाना है दोस्तों। और पांचवी पेटी में उन्होंने मुख्य रूप से अनाज उत्पादन रखा था लेकिन इसमें 33% प्रति भूमि रखी जानी है और इसमें कितना था, 14% दोस्तों। और छठी पेटी में मुख्य रूप से उन्होंने क्या रखा था, छठी पेटी में रखा था पशुपालन। तो इस तरह वान थ्यूनेन द्वारा 6 पेटियों का निर्धारण किया गया था जो छठवीं पेटी में है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। विश्व में दूध का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। दोस्तों ये सबको पता होगा, ये हमारे देश भारत में दूध का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। स्लैश एंड बर्न कृषि अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों स्लैश एंड बर्न ये मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा कृषि की जाती थी और अब भी कहीं कहीं की जाती है, जिसे हम स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरणशील कृषि का मतलब दोस्तों होता है कि किसी खेत में जब बार बार फसल बोते रहने से उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो उस खेत को छोड़कर किसी दूसरी जगह पलायन कर जाना या दूसरे खेत में कृषि कार्य करना ही स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं पोत भार क्रांति का सूत्रपात हुआ था। दोस्तों पोत भार क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। निम्नांकित में से कौन एक प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप सिद्धांत से संबंधित नहीं है। दोस्तों प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये सबको पता होगा, डेली, डार्विन और मरे ये सभी प्रवाल भित्ति से संबंधित हैं लेकिन कोबर जो है यही संबंधित नहीं है। इसका उत्तर कौन सा होगा, चौथा। आगे देखते हैं फोसा मैग्ना क्या है। दोस्तों फोसा मैग्ना एक दरार घाटी है, इसका उत्तर दूसरा है। आगे लिखते हैं निम्नांकित में से कौन सा यंत्र हवाई फोटो चित्रों के निर्वचन में प्रयोग होता है। दोस्तों इसका उत्तर मायरर स्टीरियोग्राफ। मायरर स्टीरियोग्राफ जो है जीआईएस या जीपीएस जब पढ़ाएंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। इसका उत्तर दूसरा होगा। अगला
प्रश्न नंबर 20, 2000 से 4000 फैदम की गहराई पर मिलने वाली समुद्री जमाव जो चूना प्रधान पंख हैं। दोस्तों चूना प्रधान पंख जो है वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? ग्लेवोजीरिना जो चूना प्रधान पंख है वो ग्लेवोजीरिना है। आगे देखते हैं। वर्ष के विभिन्न समय में कार्य संपादन की मात्रा को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों इसे मुख्य रूप से दर्शाया जाता है अर्गोग्राफ द्वारा या एर्गोग्राफ द्वारा। इसे फसलों के उत्पादन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 22, कृषि दक्षता के मापन में किसने कोटि गुणांक विधि का प्रयोग किया? दोस्तों कृषि दक्षता में मुख्य रूप से कैंडल महोदय का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने कोटि गुणांक विधि का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, उस मानचित्र को क्या कहते हैं जिसमें विभिन्न वस्तुओं का वितरण विभिन्न रंगों से दर्शाया जाता है? दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसे कहते हैं कोरोक्रोमेटिक मानचित्र। कोरोप्लथ जनसंख्या घनत्व मुख्य रूप से दर्शाया जाता है। आइसोप्लथ, आइसो मतलब समान, यानी कोई भी समान, जैसे समान तापमान हो आदि को दर्शाने के लिए हम आइसोप्लथ का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण द्वारा प्राप्त निम्नांकित आर्यन मूल्यों में से कौन सा मूल्य अधिवासों के समान वितरण को प्रदर्शित करता है? दोस्तों अधिवासों के समान वितरण को मुख्य रूप से आर्यन 0 यह प्रदर्शित करता है। और निकटतम पड़ोसी विश्लेषण विधि के अंतर्गत जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 2.149 तक देखने को मिलती है। इसके माध्यम से हम यह पता करते हैं कि अधिवासों का जो पैटर्न है वो किस तरह का है। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों जब डिटेल में अधिवासों का पैटर्न पढ़ाएंगे तो हम उनकी वैल्यू टॉपिक वाइज जो है क्लियर करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 जो है वो यादृच्छिक होता है, 2 क्या होता है, इस तरह से हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। क्रिस्टालर द्वारा प्रतिपादित कौन सा सिद्धांत बाजार नियम पर आधारित है? दोस्तों क्रिस्टालर द्वारा ये जो है K3 जो है वो बाजार नियम पर है, और K4 परिवहन या यातायात, और K7 जो है प्रशासनिक के लिए है। दोस्तों ओके, आगे देखते हैं। K3 जो है वो बाजार पर है, K4 परिवहन या यातायात, K7 प्रशासनिक क्षेत्र के लिए है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगरीय समूह, दोस्तों विश्व में जनसंख्या सबसे बड़ा नगरीय समूह जो है वो टोक्यो है। दोस्तों आज इतना ही, कल की कड़ी में पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।